जहां एक तरफ अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी क्या अपना पद छोड़ रहे हैं, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ मीटिंग में बैठे राहुल गांधी को डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या जवाब दिया है। 3 सवाल किए राहुल गांधी ने और उन तीनों सवालों का क्या जवाब दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अदानी ग्रुप चेयरपर्सन गौतम अदानी ने 70 साल की उम्र में पद छोड़ने की योजना बनाई है। अभी वो 62 साल के हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक इंटरव्यू के हवाले से बताया कि अदानी साल 2030 की शुरुआत में कंपनी की कमान अपने बेटों और चचेरे भाइयों को सौंप सकते हैं। ये पहली बार है जब गौतम अदानी ने अपने उत्तराधिकारियों को लेकर बात की है। रिपोर्ट के अनुसार अदानी जब रिटायर होंगे तो उनके 4 उत्तराधिकारी बेटे करण और जीत, चचेरे भाई प्रणव सागर फैमिली ट्रस्ट की तरह बेनिफिशियरी बन जाएंगे। गौतम अदानी ने कहा कि बिजनेस में स्थिरता के लिए उत्तराधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ये ऑप्शन दूसरी पीढ़ी पर छोड़ दिया है क्योंकि बदलाव ऑर्गेनिक, ग्रेजुअल और सिस्टमेटिक रूप से होना चाहिए। अदानी ग्रुप की शेयर बाजार में 10 कंपनियां लिस्टेड है, जिसमें अदानी इंटरप्राइजेज ग्रुप की प्रमुख कंपनी है। इसके साथ ही अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट, ACC और NDT भी शामिल है। आपको बता दूं, यहाँ पर फोर्ब्स के अनुसार गौतम अदानी की नेटवर्थ 7 लाख करोड़ रुपए है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में वो 20वें नंबर पर है। अदानी ग्रुप का साम्राज्य कोल ट्रेडिंग, माइनिंग, लॉजिस्टिक, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक फैला हुआ है। अदानी ग्रुप ने सीमेंट इंडस्ट्री में भी एंट्री की है। वहीं मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 9.72 लाख करोड़ है। वे दुनिया के अमीरों के लिस्ट में 11वें नंबर पर हैं। अदानी के बेटे करण अदानी अभी अदानी पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वे सीमेंट, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक सहित अन्य बिजनेस की देखरेख करते हैं। अदानी ग्रुप की वेबसाइट के अनुसार करण अदानी का लक्ष्य भारत में पोर्ट नेटवर्क का विस्तार करना है। गौतम अदानी के छोटे बेटे जीत अदानी 2019 में अदानी ग्रुप में शामिल हुए। वो भारत के सबसे बड़े निजी एयरपोर्ट नेटवर्क और डिजिटल बिजनेस की देखरेख करते हैं। शुरुआत में उन्होंने ग्रुप CFO ऑफिस में स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, कैपिटल मार्केट और रिस्क एंड गवर्नेंस पॉलिसी में डील करने का काम किया है। प्रणव अदानी इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर हैं। 1999 से उन्होंने अदानी विल्मर को आगे बढ़ाया है, जो फॉर्चून फूड ब्रांड भारत के एडिबल ऑयल सेगमेंट्स में 20% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है। प्रणव ने अदानी गैस लिमिटेड को भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की लिस्टेड सिटी गैस वितरण कंपनी बनाने में मदद। सागर अदानी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी US से अर्थशास्त्र की डिग्री पूरी करने के बाद 2015 में अदानी ग्रुप में शामिल हुए। सागर ग्रुप का एनर्जी बिजनेस और फाइनेंस को मैनेज करता है। वो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में फोकस करते हैं। 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी बनाने की योजना है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी अपने साम्राज्य को अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए प्लान पर काम कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि पिता धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद भाई अनिल अंबानी से संपत्ति के बंटवारे को लेकर जो विवाद हुआ वैसा उनके बेटों और बेटी के बीच न हो। ऐसे में 28 दिसंबर 2023 को अपने पिता धीरूभाई जन्मदिन के मौके पर मुकेश ने कहा कि रिलायंस का भविष्य आकाश, ईसा, अनंत उनकी पीढ़ी है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है और जीवन में और ज्यादा अचीव करेंगे। मेरी पीढ़ी के लोगों की तुलना में रिलायंस में अधिक उपलब्धियां लाएंगे। तो यहाँ अब दूसरी पीढ़ी को काम सौंपने का काम शुरू हो गया है। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग हुई। वैसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसी समय में जब आपके आसपास इस तरह का माहौल पैदा हो रहा है कि देश में एकता कितना है, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, अलग अलग तरह के आरोप लगते हैं। जैसे कि अंग्रेज जब भारत छोड़कर जाने लगे तो पाकिस्तान नाम का एक दर्द दे दिया। भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों पर यह देश था, लेकिन अलगाववाद की विचारधारा हमेशा अलगाववादी होती है। 25 साल भी नहीं हुआ, पाकिस्तान भी टूट गया। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश के आज़ादी के नायक शेख मुजीबुर रहमान रहे। इसी बांग्लादेश में आज ऐसे हालात हैं कि शेख मुजीबुर की बेटी और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। 15 साल तक सत्ता में रहने वाली
वाली शेख हसीना को 45 मिनट में उनकी ही सेना ने खदेड़ दिया। कहने के लिए छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना की सत्ता गई, पर सवाल ये है कि कहीं छात्रों के गुस्से का फायदा उठाकर सेना ने ही तो खेल नहीं कर दिया। जिस तरह पाकिस्तान में सेना सब कुछ कंट्रोल करती है, वैसा बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन कभी न कभी तो दोनों एक ही हिस्से थे जिसका असर बना हुआ है। बांग्लादेश में तख्तापलट की पहले भी कोशिशें हुई है। पहला तख्तापलट 1975 में हुआ था, जब शेख मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के लोगों के साथ हत्या कर दी गई थी। इसके बाद लंबा मिलिट्री राज चला। इसी साल 2 और तख्तापलट हुए। जनरल जियाउर रहमान ने सत्ता कब्जाई, लेकिन जियाउर रहमान का अंत भी 1981 में तख्तापलट की कोशिशों के साथ ही हुआ। खैर, अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि सेना उनकी वफादार थी, जिन्होंने उस समय नहीं होने दिया है, लेकिन अगले ही साल सेना बागी हो गई और जियाउर रहमान के उत्तराधिकारी अब्दुल सत्तार को एक रक्तहीन तख्तापलट के जरिए हटा दिया। साल 2009 में बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट हुआ। सेना प्रमुख ने एक कार्यवाहक सरकार का समर्थन किया। तो ये चीजें आप देखेंगे तो ऐसे ही चलता रहता है। हो सकता है अब इसके मामले में कुछ भी कहना मुश्किल है। प्रदर्शनकारियों का मनोबल तब बढ़ गया जब सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने आदेश दे दिया, रविवार को अधिकारियों के साथ मीटिंग में कहा कि सेना की ओर से फायरिंग नहीं की जाएगी। अगर सत्ता गैर लोकतांत्रिक तरीके से ट्रांसफर की जाती तो केन्या जैसा हाल हो जाएगा। उन्होंने ये भी माना कि 1971 के बाद सबसे खराब हालात हैं और इसी आदेश के बाद प्रदर्शनकारियों का मनोबल बढ़ा। वो संसद, प्रधानमंत्री आवास में घुस गए, क्योंकि उन्हें पता था कोई नहीं रोकने वाला है। अब आगे यहाँ पर क्या होता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि यहाँ लोकतंत्र स्थापित होगा या पाकिस्तान की तरह कठपुतली सरकार बैठेगी। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, फिलहाल के लिए यहाँ पर राहुल गांधी के साथ साथ विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस तस्वीर में देख सकते हैं आप, जहां राहुल गांधी ने 3 सवाल किए और पहला सवाल राहुल गांधी ने ये पूछा है कि अभी आपकी क्या रणनीति है बांग्लादेश को लेकर, जिस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या जवाब दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अभी न तो शॉर्ट टर्म और न ही लॉन्ग टर्म कुछ रणनीति बनी है। हम एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, ताकि अगला मूव जो होगा हम उसे चल सके, उसके चलने के लिए हम चीजों को कर सके। फिर उन्होंने आगे सवाल किया कि अच्छा ये बताइए कि क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, जैसा कि अफवाह चल रहा है। तो इन्होंने इसका आंसर भी दिया। हम लोग अभी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये पूछा कि अच्छा जी ये बताइए कि क्या आपको पहले से कुछ अंदाजा था यहाँ कुछ हो सकता है नाटकीय तौर पर। तो इन्होंने ये भी कहा, इस पर भी कहा कि हम चीजों को देख रहे थे। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने गोल मटोल सा यहाँ जवाब दे दिया, जो कि बेहद जरूरी भी था। तो यहाँ बांग्लादेश की पीएम कब तक रुकेंगी? अभी फिलहाल के लिए यूके ने तुरंत इनको अपने जगह शरण नहीं दिया है। जब तक इन्हें यूके शरण नहीं दे देता है, फिलहाल के लिए तो ये भारत में है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।